नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द चैम्पियंस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 31 मल्टी स्टेज एंड ऑडियो पावर एम्पलीफायर। तो दोस्तों बहुत ही कम लोग पढ़कर जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। ALP CBT2 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों आपके लिए, ठीक है ना। तो दोस्तों मैंने आपके लिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांजिस्टर और FET का दोस्तों वीडियो बना दिया है, तो अब देख लीजिएगा उसको। अब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में मल्टी स्टेज एंड ऑडियो पावर एम्पलीफायर, ठीक फ्रेंड्स। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर है मल्टी स्टेज एंड एवं जो है ऑडियो पावर एम्पलीफायर के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पूरा हम जो है आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भी यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट हो दोस्तों पूछने लायक, मैं आपको वो बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे तो सबसे पहला जो है एम्पलीफायर होता क्या है दोस्तों। तो एम्पलीफायर वह युक्ति है जो इनपुट सिग्नल के पावर स्तर में वृद्धि करता है, यानी कि पावर लेवल में क्या करता है, वृद्धि करता है। उसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीफायर कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एक एम्पलीफायर होता है दोस्तों सिंगल स्टेज प्रवर्धक, ठीक है ना। सिंगल स्टेज प्रवर्धक होता है, यानी कि सिंगल स्टेज एम्पलीफायर। तो जब प्रवर्धन के लिए एक ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है तो उसे सिंगल स्टेज प्रवर्धक कहते हैं। यानी कि अगर हम जो है केवल एक सिंगल ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। सिंगल स्टेज के लिए जो यहाँ पे फार्मूला है, वोल्टेज गेन का जो फार्मूला है, वोल्टेज गेन यानी कि AV लिखते हैं इसको, AV बराबर होता है V0/VI, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसका ये फार्मूला होता है, ठीक है ना, यानी कि आउटपुट वोल्टेज अपान इनपुट वोल्टेज। तो इसको हम कहते हैं क्या, वोल्टेज गेन कहते हैं, ठीक है ना। V0 का मतलब है कि आउटपुट वोल्टेज और VI का मतलब है इनपुट वोल्टेज, ठीक है। तो वोल्टेज गेन का फार्मूला होता है कि आउटपुट वोल्टेज अपान इनपुट वोल्टेज, ठीक है। उसके लिए वोल्टेज दोस्तों, उसके बाद फिर से है वोल्टेज गेन AV, ये dB है, dB यानी कि डेसिबल, यानी कि यहाँ पर dB के लिए हो गया है। तो 20 log 10 आउटपुट वोल्टेज अपान इनपुट वोल्टेज। धारा गेन का होता है आउटपुट करंट अपान इनपुट करंट। धारा गेन dB वाला, अगर dB के मतलब ऐसे लिखा रहेगा, dB जैसे लिखा रहेगा इस तरह, तो 20 log आउटपुट वोल्टेज अपान इनपुट करंट, मतलब आउटपुट करंट अपान इनपुट करंट। पावर गेन के लिए आउटपुट पावर अपन इनपुट पावर। और फिर से अगर ऐसे पावर गेन लिखा रहेगा, ठीक है, dB, तो 10 log 10 आउटपुट पावर अपन इनपुट पावर, ठीक है। अब देखिए मल्टी स्टेज प्रवर्धक क्या होता है। यदि सिंगल स्टेज प्रवर्धक से प्राप्त वोल्टेज लाभ पर्याप्त नहीं होता है तो जो क्या होता है, कई सिंगल स्टेज प्रवर्धकों को एक के बाद एक जो है जोड़ दिया जाता है, ठीक है। फिर तो हम जोड़ते हैं, ठीक है ना, तो जोड़ देते हैं जिससे अधिक वोल्टेज लाभ प्राप्त होता है, इसे मल्टी स्टेज प्रवर्धक कहते हैं। तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन कितना होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो वोल्टेज गेन AV बराबर होता है AV1 × AV2, यानी कि पूरा इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हुए चले जाते हैं। और अगर dB वाला रहेगा तो AV1 dB प्लस AV2 dB, ठीक है। ऐसे हम जोड़ते हुए सब चले जाएंगे, जोड़ेंगे इसमें। देखिए dB वाले को जोड़ देते हैं, लेकिन जो ये वाला था AV वाला, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का धारा गेन, देखिए यहाँ पे धारा गेन में क्या होता है, A1 बराबर क्या होता है, मतलब AI बराबर क्या होता है, AI1 × AI2 × AI3 ऐसे होता है। और देखिए dB वाले को हम जोड़ देते हैं और बाकी जो होता है इसको हम गुणा करते हैं, बस आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए पावर गेन वाला भी वही है, ठीक है। पावर गेन इसको भी हम क्या कहते हैं, AV × AI, इसको मतलब पावर है ना, पावर। तो पावर क्या होता है, पावर का फार्मूला होता है वोल्टेज × करंट होता है। तो AP बराबर यानी कि पावर गेन बराबर AV × AI, ठीक है। और dB रहेगा तो dB रहेगा तो 10 log AP होता है, 10 log AP, ठीक है। अब देखिए युग्मन का अर्थ क्या होता है। युग्मन यानी कि इसको कहते हैं कपलिंग, ठीक है ना। कपलिंग का अर्थ क्या होता है, एक स्टेज को दूसरे स्टेज से किसी युग्मन युक्ति के माध्यम से जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, युग्मन कहते हैं, कपलिंग कहते हैं, ठीक। तो मल्टी स्टेज प्रवर्धकों में युग्मन की मुख्यतः निम्न विधियां होती हैं। तो पहला विधि RC कपलिंग, दूसरा है ट्रांसफार्मर कपलिंग, तीसरा है प्रत्यक्ष युग्मन यानी कि डायरेक्ट कपलिंग। तो तीन है RC कपलिंग, ट्रांसफार्मर कपलिंग और डायरेक्ट कपलिंग, ठीक है। तो इन तीनों में हम तुलना देखेंगे कि तीनों में कौन सबसे अच्छा होता है, ठीक है ना, कौन सा मतलब सबसे अच्छा काम करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, सबसे पहले देखिए पहला जो पैरामीटर है वो है कपलिंग युक्ति, ठीक है ना। तो कपलिंग जो RC कपलिंग में जो कपलिंग युक्ति होता है वो संधारित्र होता है, संधारित्र यानी कि कैपेसिटर होता है। और ट्रांसफार्मर कपलिंग में ट्रांसफार्मर होता है। प्रत्यक्ष कपलिंग में जो है कोई युग्मन, कोई कपलिंग डिवाइस नहीं होता है। और बात करें आवृत्ति अनुक्रिया की, तो RC कपलिंग में ऑडियो फ्रिक्वेंसी जो रेंज होता है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज में बहुत अच्छा होता है।
ट्रांसफार्मर कपलिंग में खराब होता है और प्रत्यक्ष युग्मन में क्या होता है, कम आवृत्तियों और डीसी आवृत्ति पर बहुत अच्छा होता है। ठीक, तीसरा है प्रयोग। तो आरसी कपलिंग का प्रयोग वोल्टेज प्रवर्धन में करते हैं, ठीक है ना। आरसी कपलिंग में वोल्टेज प्रवर्धन में करते हैं। ट्रांसफार्मर युग्मन में प्रतिबाधा मैचिंग में करते हैं। जो ट्रांसफार्मर जो कपलिंग का प्रयोग हम क्या करते हैं, प्रतिबाधा मैचिंग में करते हैं, यानी कि इम्पीडेंस मैचिंग में। और प्रत्यक्ष युग्मन का प्रयोग हम निम्न आवृत्ति प्रवर्धन में करते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा तीनों। और अब बात करें गुण का, तो आरसी कपलिंग का गुण है इसका लाभ पूरे ऑडियो रेंज में लगभग नियत रहता है। ट्रांसफार्मर कपलिंग में आरसी की अपेक्षा उच्च वोल्टेज लाभ मिलता है इसमें। और प्रत्यक्ष युग्मन में क्या होता है, डीसी प्रवर्धन तथा निम्न आवृत्ति प्रवर्धन हेतु उत्तम होता है। दोष की अगर बात करें तो आरसी युग्मन का जो दोष है, यह प्रतिबाधा मैचिंग प्रदान नहीं कर पाता है। ट्रांसफार्मर कपलिंग की बात करें तो महंगा व भारी होता है। और डायरेक्ट कपलिंग की बात करें तो उच्च आवृत्तियों का प्रवर्धन नहीं हो पाता है। लागत की बात तो आरसी कपलिंग की लागत कम होती है, ट्रांसफार्मर कपलिंग की लागत जो है वो अधिक होती है, और डायरेक्ट कपलिंग की लागत जो है बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो ये सारे उसके मतलब याद रखिएगा इन तीनों के बारे में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वोल्टेज प्रवर्धक तथा पावर प्रवर्धक में अंतर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एम्पलीफायर एंड पावर एम्पलीफायर, ठीक है ना। तो पहला देखिए वोल्टेज एम्पलीफायर के बारे में, वोल्टेज प्रवर्धक के बारे में। वोल्टेज प्रवर्धक का मुख्य कार्य जो है सिग्नल को रेखीय प्रवर्धन प्रदान करना, यानी कि बिना विरूपण के प्रवर्धन प्रदान करना है, एम्पलीफिकेशन प्रदान करना है। वोल्टेज प्रवर्धक का मुख्य कार्य सिग्नल को रेखीय बिना विरूपण के प्रवर्धन प्रदान करना है। शक्ति प्रवर्धक देखिए इसके बारे में, शक्ति प्रवर्धक का मुख्य कार्य अपने आउटपुट पर अधिकतम शक्ति प्रदान करने का होता है, जिससे उसके आउटपुट पर लगी युक्ति जैसे लाउड स्पीकर को प्रचारित किया जा सके। ठीक है, दूसरा अंतर क्या है कि बीटा का मान अधिक रखने हेतु बेस को पतला रखा जाता है। और इसमें देखिए शक्ति एम्पलीफायर में क्या होता है, अत्यधिक धारा वहन करने के लिए बेस को चौड़ा रखा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, दोनों में याद रखिएगा कि वोल्टेज प्रवर्धक में क्या होता है कि बीटा का मान अधिक रखने के लिए बेस को पतला रखा जाता है, लेकिन शक्ति प्रवर्धक में बेस को चौड़ा रखा जाता है। तीसरा है वोल्टेज प्रवर्धकों में आरसी युग्मन प्रयोग करते हैं, शक्ति प्रवर्धकों में ट्रांसफार्मर युग्मन प्रयोग करते हैं। ठीक, वोल्टेज प्रवर्धक में क्या होता है, इसमें इनपुट वोल्टेज का मान अत्यंत निम्न होता है, मिली वोल्ट या माइक्रो वोल्ट में होता है। पावर एम्पलीफायर में क्या होता है, इसको वोल्टेज प्रवर्धकों द्वारा प्रवर्धित की गई वोल्टेज इनपुट के रूप में प्राप्त होती है, अतः इसकी इनपुट वोल्टेज उच्च होती है। ठीक, यहाँ पर बात करें दोस्तों, इसमें क्या होता है कि लोड प्रतिरोध आरसी का मान प्रतिबाधा की तुलना में, प्रतिबाधा इनपुट प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक होता है। आरसी का मान जो है वो आर इनपुट से तुलना में अधिक होता है। और पावर एम्पलीफायर में लोड प्रतिरोध आरसी का मान कम होता है। ठीक है, वोल्टेज प्रवर्धक में संग्राहक धारा कम होती है और पावर एम्पलीफायर में संग्राहक धारा उच्च होती है। वोल्टेज प्रवर्धक में, वोल्टेज एम्पलीफायर में आउटपुट पावर कम होती है और इसमें क्या होता है, आउटपुट पावर अधिक होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। अब वोल्टेज प्रवर्धकों व शक्ति प्रवर्धकों के पैरामीटर्स की तुलना करते हैं अब, ठीक है ना। तो सबसे पहले पैरामीटर पहला बीटा, तो बीटा जो है वोल्टेज प्रवर्धक में निम्न होता है, 5 से 20 होता है। पावर प्रवर्धक में अधिक होता है। पावर प्रवर्धक दोस्तों, पावर एम्पलीफायर तो अधिक होगा ही। बीटा का मान वोल्टेज प्रवर्धक में 5 से 20 होता है, पावर प्रवर्धक में अधिक होता है, 100, लगभग 100। आरसी की बात करें, आरसी की तो वोल्टेज प्रवर्धक में अधिक होता है, 4 से 10 किलो ओम होता है। ठीक है, प्रतिरोध वोल्टेज प्रवर्धक में अधिक होता है, लेकिन पावर प्रवर्धक में जो है वोल्टेज जो आरसी है वो कम होता है, 5 से 20 होता है। ठीक है, केवल 5 से 20 ओम होता है, लेकिन इसमें जो है वोल्टेज प्रवर्धक में 4 से 10 किलो ओम होता है। कपलिंग की बात करें तो वोल्टेज प्रवर्धक में सामान्यतः आरसी कपलिंग प्रयोग करते हैं, पावर प्रवर्धक में ट्रांसफार्मर कपलिंग का हम प्रयोग करते हैं। इनपुट वोल्टेज की बात करें तो इनपुट वोल्टेज पावर एम्पलीफायर में कम होता है, लेकिन पावर प्रवर्धक में थोड़ा अधिक होता है। ठीक है, कलेक्टर करंट की बात करें तो वोल्टेज प्रवर्धक में कम होता है, लगभग 1 मिली एम्पियर होता है, लेकिन पावर एम्पलीफायर में जो कलेक्टर करंट होता है वो लगभग अधिक होता है, लगभग 100 मिली एम्पियर होता है, उससे भी अधिक होता है। ठीक है, पावर आउटपुट की बात करें तो पावर आउटपुट वोल्टेज प्रवर्धक में कम होता है, लगभग जो है 0.5 वाट से भी कम होता है, और पावर प्रवर्धक में अधिक होता है, 0.5 वाट से अधिक होता है। आउटपुट इम्पीडेंस की बात करें तो इसमें अधिक होता है, लगभग 12 किलो ओम के बराबर होता है, और पावर एम्पलीफायर में कम होता है, लगभग 200 ओम होता है। ठीक, पावर प्रवर्धक का कलेक्टर दक्षता बात करते हैं। पावर प्रवर्धक का
पावर एम्पलीफायर का कलेक्टर दक्षता। तो पावर प्रवर्धक यानी कि पावर एम्पलीफायर से प्राप्त एसी आउटपुट पावर तथा पावर प्रवर्धक को बैटरी द्वारा सप्लाई की गई डीसी पावर के अनुपात को ही जो है क्या कहते हैं, उसकी कलेक्टर दक्षता कहते हैं। तो कलेक्टर दक्षता का फार्मूला होता है आउटपुट एसी पावर अपान इनपुट डीसी पावर, ठीक है ना। आउटपुट एसी पावर अपान इनपुट डीसी पावर, इसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, कलेक्टर दक्षता कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए पावर प्रवर्धकों का वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पावर एम्पलीफायर। तो पहला है वर्ग ए प्रवर्धक यानी कि क्लास ए एम्पलीफायर। तो क्लास ए एम्पलीफायर में सभी शक्ति प्रवर्धकों से कम विरूपण होता है, याद रखिएगा। क्लास ए प्रवर्धक में सभी शक्ति प्रवर्धकों से कम विरूपण प्राप्त होता है, ठीक है ना, क्लास ए वाले में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए इसके बारे में, एसी भार में अधिकतम शक्ति लाभ PL मैक्सिमम VPP स्क्वायर यानी वोल्टेज का स्क्वायर अपान 8 RL होता है। और दक्षता दोस्तों मैक्सिमम पावर अपान सप्लाई पावर गुणे 100, ठीक है। इसमें Q बिंदु को अभिलक्षण के मध्य में रखा जाता है। तो ये पॉइंट याद रखेगा हमेशा। देखिए आपको दो पॉइंट आपको क्लास ए एम्पलीफायर में याद रखना है। क्लास ए में आपको 2 पॉइंट याद रखना है कि विरूपण सबसे कम होता है क्लास ए में, और इसमें जो Q पॉइंट होता है, ठीक ना, उसको अभिलक्षण के मध्य में रखा जाता है। ये दोनों पॉइंट आप याद रख लीजिएगा, ठीक ना। क्लास ए एम्पलीफायर के लिए अब क्या ध्यान रखना है कि इसमें Q बिंदु को विलक्षण के मध्य में रखा जाता है और इसमें विरूपण सबसे कम होता है क्लास ए में, ठीक है। अब बात करते हैं क्लास बी एम्पलीफायर की। तो शून्य संकेत की स्थिति में संग्राहक धारा शून्य होती है, ठीक है, क्लास बी में। ट्रांजिस्टर की कट ऑफ क्षेत्र के पास नॉन लीनियरिटी के कारण क्लास बी प्रवर्धक में क्रॉस ओवर विरूपण उत्पन्न होता है। तो पूछेगा आपसे किस एम्पलीफायर में, कौन से क्लास के एम्पलीफायर में क्रॉस ओवर विरूपण उत्पन्न होता है, तो क्लास बी में। आउटपुट में अर्धज्या तरंग प्राप्त होता है। इसका प्रयोग पुश पुल प्रवर्धक के रूप में करते हैं, याद रखिएगा। वर्ग बी प्रवर्धक का प्रयोग पुश पुल प्रवर्धक के रूप में करते हैं। एसी भार में अधिकतम शक्ति लाभ जो है उसका फार्मूला होता है वोल्टेज का स्क्वायर अपान 8 RL, ठीक है ना। यही वाला जो है क्लास ए में भी था, ठीक है। अब बात करते हैं वर्ग ए बी प्रवर्धक, ठीक ना। हमने क्लास ए देख लिया, क्लास बी देख लिया, अब क्लास ए बी देखेंगे। तो इसमें ऑपरेटिंग पॉइंट को जो है, जो क्यू पॉइंट है उसको ऑपरेटिंग पॉइंट कहते हैं, उसको कट ऑफ क्षेत्र में रखा जाता है, ठीक ना। जो क्लास ए में जो है मध्य में रखा, सैचुरेशन मतलब जो है अभिलक्षण के मध्य में रखा जाता था। इसमें जो है क्लास ए बी में जो है इसको कट ऑफ क्षेत्र में रखा जाता है। इसमें आउटपुट ज्या तरंग के आधे चक्र से अधिक एवं पूर्ण चक्र से कम में प्राप्त होता है। इसका प्रयोग पुश पुल में क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन को हटाने के लिए करते हैं। इसमें प्रचालन बिंदु मध्य बिंदु से नीचे तथा कट ऑफ बिंदु से थोड़ा ऊपर रखा जाता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है इसमें पूर्ण चक्र प्राप्त करने के लिए पुश पुल प्रवर्धक प्रयोग किया जाता है। इसमें विरूपण वर्ग ए प्रवर्धक से ज़्यादा तथा वर्ग बी प्रवर्धक से कम होता है, ठीक है ना। जो विरूपण होता है दोस्तों क्लास ए से अधिक होता है, लेकिन क्लास बी से इसमें कम होता है, ठीक है ना। सबसे कम विरूपण क्लास ए में होता है, ठीक। एसी भार में अधिकतम शक्ति लाभ, तो ये भी वही है VP का मतलब वोल्टेज का स्क्वायर बटा 8 इंटू लोड रजिस्टर, ठीक। बात करते हैं वर्ग सी प्रवर्धक की। तो इसमें आउटपुट 180 डिग्री से कम तथा 90 डिग्री से अधिक प्राप्त होता है। इसकी दक्षता सबसे अधिक तथा विरूपण भी अधिक होता है, ठीक है। दक्षता भी अधिक होता है लेकिन डिस्टॉर्शन भी अधिक होता है। एसी भार में अधिकतम शक्ति लाभ, तो वही वोल्टेज का स्क्वायर बटा 8 RL होता है। इसका प्रयोग ट्यून्ड एम्पलीफायर में करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वर्ग सी प्रवर्धक का प्रयोग हम ट्यून्ड प्रवर्धक में करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखिएगा आप, ठीक है ना। जाइए आगे बढ़ते, देखिए पावर एम्पलीफायर। पहले देखिए वर्ग ए का कंडक्शन जो एंगल होता है ना, कंडक्शन एंगल 360 डिग्री होता है, ठीक है। वर्ग बी का 180 होता है, वर्ग ए बी का 180 से 360 के बीच में होता है, और वर्ग सी का 180 से कम होता है। मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो वर्ग ए का 50% होता है, वर्ग बी का 78.5%, वर्ग ए बी का 50 से 78.5 के बीच में, और वर्ग सी का 85% होता है। फिगर ऑफ मेरिट की बात करें तो वर्ग ए का 2 होता है, वर्ग बी का 0.4 होता है, वर्ग ए बी का 0.4 से 2 होता है, और वर्ग सी का 0.25 से कम होता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए आवृत्ति के आधार पर प्रवर्धकों का वर्गीकरण, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर ऑन बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो पहला देखिए डीसी प्रवर्धक,
डीसी एम्पलीफायर क्या होता है? तो डीसी एम्पलीफायर को इसे हम डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर भी कहते हैं। डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर यह निम्न आवृत्तियों के प्रवर्धन के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इनकी रेंज 0 हर्ट्ज से लगभग 10 हर्ट्ज तक होती है, ठीक है ना। ऑडियो एम्पलीफायर तो सब आवृत्तियों के प्रवर्धन के लिए ऑडियो प्रवर्धक का प्रयोग करते हैं। इसकी जो रेंज होती है 30 हर्ट्ज से लगभग 15 किलो हर्ट्ज तक होती है, ठीक है दोस्तों। डीसी एम्पलीफायर की रेंज याद रखिएगा 0 से 10 हर्ट्ज, ऑडियो एम्पलीफायर की 30 हर्ट्ज से 15 किलो हर्ट्ज, यानी कि 30 हर्ट्ज से 15,000 हर्ट्ज तक होती है, ठीक है ना। अगला है वीडियो या विस्तृत बैंड प्रवर्धक। इसकी रेंज जो है कुछ मेगा हर्ट्ज तक होती है। आरएफ एम्पलीफायर, इसकी जो रेंज होती है आवृत्ति लगभग 500 किलो हर्ट्ज से 100 मेगा हर्ट्ज तक होती है, ठीक है ना। आरएफ प्रवर्धक द्वारा प्रवर्धित किए जाते हैं। ट्यून्ड प्रवर्धकों व ऑडियो आवृत्ति प्रवर्धकों में अंतर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स ये भी। तो फ्रेंड्स देखिए, पहला है जो ट्यून्ड एम्पलीफायर, इसके बारे में यह एक विशेष आवृत्ति के एक पतले बैंड को प्रवर्धित करते हैं। और ऑडियो आवृत्ति जो प्रवर्धक हैं यह समस्त ऑडियो आवृत्ति स्पेक्ट्रम को प्रवर्धित करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है लोड के रूप में ट्यून्ड परिपथ का प्रयोग करते हैं। लोड के रूप में ट्यून्ड परिपथ का प्रयोग करते हैं और ऑडियो आवृत्ति प्रवर्धक में लोड के रूप में प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं। तीसरा है कि ट्यून्ड प्रवर्धक का जो बैंडविड्थ होता है वो कम होता है, ऑडियो आवृत्ति प्रवर्धक का बैंडविड्थ अधिक होता है, ठीक। आगे देखते हैं पुश पुल प्रवर्धक एवं कम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पावर एम्पलीफायर में अंतर, ठीक है। तो देखिए ट्रांसफार्मर, हम बात करें पुश पुल एम्पलीफायर में, तो इसमें सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। उसका रेशियो होता है 2:1 रेशियो N2 होता है, ठीक है ना। पुश पुल एम्पलीफायर में सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं और कम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पावर एम्पलीफायर में इसमें सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। ट्रांजिस्टर की बात करें तो पुश पुल एम्पलीफायर में 2 ट्रांजिस्टर अथवा पीएनपी या एनपीएन का प्रयोग किया जाता है। और इसमें बात करें अगर हम कम्प्लीमेंट्री वाले में, तो इसमें दो कम्प्लीमेंट्री ट्रांजिस्टर अर्थात एक पीएनपी तथा दूसरा क्या है एनपीएन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। यानी कि ट्रांजिस्टर की बात करें इसमें पुश पुल एम्पलीफायर में, तो इसमें 2 ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हैं, पीएनपी और एनपीएन। और इसमें जो 2 कम्प्लीमेंट्री ट्रांसफार्मर यानी कि 2 कम्प्लीमेंट्री ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हैं, एक पीएनपी तथा एनपीएन का प्रयोग करते हैं, ठीक। अब बात करें फेज की कला की, तो पूर्ण चक्र में आउटपुट प्राप्त करने के लिए 2 ट्रांजिस्टर का प्रयोग आवश्यक है जो विपरीत चक्रों में चालन करें ताकि उनके प्रचालन को संयुक्त करके आउटपुट सिग्नल का पूर्ण चक्र प्राप्त किया जा सके। और इसमें कला विभाजन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। इसमें जो कम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पावर एम्पलीफायर इसमें जो है कला विभाजन की आवश्यकता नहीं होती है। आगे बात करें विरूपण की, तो इसमें क्रॉस ओवर विरूपण की समस्या होती है और इसमें भी क्रॉस ओवर विरूपण की समस्या होती है। यानी कि दोनों में जो है ट्यून्ड पुश पुल एम्पलीफायर में भी और कम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पावर एम्पलीफायर में भी जो है किसका डिस्टॉर्शन की क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन की जो है समस्या होती है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ लास्ट पॉइंट्स बचे हुए हैं हमारे। तो एम्पलीफायर्स में विरूपण, ठीक है। पहला चार प्रकार का विरूपण है। पहला है एम्पलीट्यूड या नॉन लीनियर विरूपण, दूसरा है आवृत्ति विरूपण, तीसरा है फेज विरूपण, चौथा है क्रॉस ओवर विरूपण, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए एम्पलीफायर टाइप और कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर एम्पलीफायर टाइप पहला है कॉमन इमीटर कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर टाइप, ठीक है ना। कॉमन इमीटर कॉमन कलेक्टर। कॉन्फ़िगरेशन है, इसको बोलते हैं कास्केड एम्पलीफायर, ठीक है ना। अगर ऐसे एम्पलीफायर है CECC, ठीक है ना, कॉमन इमीटर कॉमन कलेक्टर, इसको हम बोलेंगे कास्केड एम्पलीफायर। और कॉमन कलेक्टर है तो डार्लिंगटन पेयर बोलेंगे। और कॉमन इमीटर कॉमन बेस है तो इसको हम कास्कोड एम्पलीफायर बोलेंगे, ठीक। अब देखिए डार्लिंगटन एम्पलीफायर क्या होता है। डार्लिंगटन एम्पलीफायर यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बारे में सब फिगर बनाया गया है, ठीक है ना। तो इसके बारे में देखिए, यदि 2 ट्रांजिस्टरों को जोड़ दिया जाए तो यह सर्किट एक ऐसे ट्रांजिस्टर की तरफ व्यवहार करता है जिसका धारा लाभ जो है वो दोनों अलग अलग ट्रांजिस्टरों के धारा लाभ B1 यानी कि B1 और B2 के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है ना। यानी कि वही कि धारा जो लाभ होगा वो दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं क्या, ठीक है ना, डार्लिंगटन प्रवर्धक। इसके बारे में और देखिए, इससे जो है सुपर बीटा मल्टीप्लायर सर्किट कहते हैं। यह उच्च इनपुट प्रतिबाधा तथा उच्च धारा लाभ प्रदान करता है। इसका वोल्टेज गेन यूनिटी होता है। इसे बफर की द्वारा प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक होता है एमीटर फॉलोअर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आउटपुट तथा इनपुट दोनों समान फेज में होते हैं। एमीटर फॉलोअर में क्या होता है, आउटपुट और इनपुट जो होते हैं दोनों समान फेज में होते हैं। इसमें आउटपुट को कलेक्टर प्रतिरोध RC पर न लेकर एमीटर प्रतिरोध RE पर लिया जाता है।
इसमें कॉमन कलेक्टर प्रवर्धक का प्रयोग किया जाता है। इसका इनपुट प्रतिरोध बहुत उच्च तथा आउटपुट प्रतिरोध बहुत कम होता है, जो कि प्रतिबाधा मैचिंग प्रदान करता है। धारा लाभ अधिक तथा वोल्टेज लाभ बहुत कम होता है। याद रखिएगा, धारा लाभ अधिक होता है, वोल्टेज लाभ कम होता है। इसमें वोल्टेज सीरीज प्रकार का फीडबैक प्रदान किया जाता है। इसमें वोल्टेज सीरीज प्रकार का फीडबैक प्रदान किया जाता है। तो आउटपुट वोल्टेज बराबर इनपुट वोल्टेज माइनस जो है बेस इमीटर वोल्टेज माइनस करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया दोस्तों हमारा कंप्लीट। उसके बाद जो अगला चैप्टर आएगा यहाँ पे ऑसिलेटर एंड फीडबैक एम्पलीफायर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था दोस्तों, जो कि हमने इस वीडियो में पढ़ के ख़त्म कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी, क्लास सी के बारे में आपको बताया था, ठीक है, उसको जरूर याद रखिएगा, क्या होता है ये भी इसको याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर्स पर देखकर जरूर जाइएगा इसको दोस्तों, ठीक है ना। अगर आपको इसका ये PDF चाहिए दोस्तों तो PDF ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर का आपको जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको दोस्तों इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पे पढ़ लीजिएगा सारे चैप्टर्स को, ठीक फ्रेंड्स। बहुत ही हर एक चैप्टर का यहाँ पे दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। ये सब यहाँ पे देख सकते हैं कि हर एक चैप्टर के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं। एक नंबर 1 से लेकर दोस्तों 36 तक चैप्टर्स दिए हैं दोस्तों, ठीक है। तो जो भी आपका वीक चैप्टर होगा जरूर पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। PDF चाहिए तो PDF के दोस्तों 9889792600 पर मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है फ्रेंड्स। मात्र आपको 25 रुपये में आपको ये PDF मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।